हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है जैव प्रक्रम में। किसमें है बाबू? जैव प्रक्रम में एक टॉपिक है सबसे लास्ट। जैव प्रक्रम में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़े थे वो था पाचन, दूसरा था श्वसन, तीसरा था परिवहन और लास्ट टॉपिक बच गया हम लोगों का उत्सर्जन। मतलब कि हम लोग जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में, बायोलॉजी का जैव प्रक्रम में सबसे लास्ट टॉपिक उत्सर्जन पढ़ने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। सबसे पहले तो उत्सर्जन का इंग्लिश हो जाएगा एक्सक्रेशन। उत्सर्जन में अपशिष्ट का अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको अपशिष्ट को हम लोग खराब भी कह सकते हैं, बेकार कह सकते हैं, वर्ज्य कह सकते हैं, नाइट्रोजनी वर्ज्य भी इसको बोलते हैं, उपापचयी वर्ज्य भी बोलते हैं। तो इन सभी पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है ना, कि इन सभी जो भी बेकार पदार्थ हमारे शरीर में बनेंगे, जब वो शरीर से बाहर निकलते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब देखो ये प्रक्रिया जो उत्सर्जन का है, ये प्रक्रिया कराने वाला एक पूरा तंत्र है, एक सिस्टम है, और उस तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। मतलब उत्सर्जन कराने वाला पूरा तंत्र क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। ठीक है, और जो अंग उत्सर्जन कराने में इन्वॉल्व होते हैं, माने जो भी अंग हमारे शरीर से उत्सर्जन कराते हैं बेकार पदार्थों का, उन अंगों को क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कि उत्सर्जन क्या होता है? बेकार पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कराने में जो पूरा तंत्र काम करता है उसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जो जो अंग उत्सर्जन कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग बोलते हैं। अब टॉपिक है यहाँ पे कि उत्सर्जन, तो उत्सर्जन अलग अलग अंगों द्वारा होता है। यहाँ कुछ अंगों का नाम लिखा गया है कि सबसे पहले त्वचा का इंग्लिश क्या हो गया? स्किन। स्किन से अगर कहा जाए कि त्वचा हमारे शरीर में उत्सर्जन में किस तरह भूमिका निभाता है, तो त्वचा जो स्किन है वो पसीना का उत्सर्जन कराता है। पसीना में क्या होता है बाबू? नमक। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो शरीर में त्वचा है वो पसीना का भी उत्सर्जन कराता है और नमक का भी कराता है। ठीक है, और एक यहाँ शब्द यूज हुआ है सीवम या सीवम। ठीक है ना, तो सीवम क्या करता है? जब हम लोग सोकर उठते हैं तो सोकर उठने पर जो हमारा फेस ऑयली हो जाता है, तैलीय, हमारे चेहरे से जो तेल टाइप निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? सीवम। तो वो भी हमारे शरीर का बेकार पदार्थ है, तो वो भी हो गया। त्वचा से निकलने वाले बेकार पदार्थ हो गए पसीना, सीवम और नमक। एक बड़ी आंत हमारे शरीर के पाचन तंत्र का हिस्सा है, तो बड़ी आंत में इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका? लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या क्या चीज निकलता है? अनपचा भोजन। अनपचा भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? काइल भी बोलते हैं। अनपचा भोजन को काइल भी बोलते हैं। तो ये बड़ी आंत जो होता है वो अनपचा भोजन को शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है ना, मल के रूप में, इसलिए ये भी हमारा उत्सर्जन अंग हुआ। एक यहाँ है फेफड़े। फेफड़े क्या कराते हैं बाबू? फेफड़ों का इंग्लिश क्या हो गया? लंग्स। और एक किस चीज़ का कराते हैं उत्सर्जन? CO2 का, वाष्प का, बलगम का। CO2 तो आप समझ ही सकते हैं कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है वो लंग्स उसको अवशोषित कर लेता है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिला के बाहर निकाल देता है। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कराता है फेफड़ा। वाष्प जो हमारे मुंह से भाप निकलता है वो ठंडी में हो तब, चाहे ऐसे अगर हम मुंह से हवा निकालते हैं तो हवा में क्या रहता है? भाप रहता है, वाष्प रहता है, उसका भी उत्सर्जन कौन कराता है? फेफड़ा। और बलगम, जिसको खांसी हो गया, खांसी होने के बाद जो कफ निकलता है वो कफ को हम लोग क्या बोलते हैं? बलगम। तो उसका भी उत्सर्जन कौन कराता है? फेफड़ा ही कराता है। याद रहेगा ना, कोई पूछेगा कि बलगम का उत्सर्जन कौन कराता है? फेफड़ा। अभी आते हैं यकृत। यकृत का इंग्लिश क्या हो जाएगा? लीवर। लीवर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्सर्जन का। ठीक है ना, मैंने ब्रिक तो है, ब्रिक हमारा मुख्य अंग है, उत्सर्जन अंग, लेकिन यकृत को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लीवर को। लीवर का मुख्य काम क्या है बाबू? अमोनिया को यूरिया में बदलना। हमारे शरीर का एक काफ़ी जहरीला पदार्थ कहें चाहे बेकार पदार्थ कहें, वो कौन है? अमोनिया। अमोनिया हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है, और शरीर से अमोनिया को बाहर निकालने के लिए किस चीज़ में परिवर्तित होना पड़ेगा? यूरिया में। तो जब भी हमारे शरीर से अमोनिया को बाहर जाना होगा तो पहले परिवर्तन किस में होगा? यूरिया में। और ये परिवर्तन मैक्स टू मैक्स 1, 2 या 3 घंटे तक रह सकता है। ठीक है ना, जो ये परिवर्तन अमोनिया का यूरिया में होता है ये नहीं कि परमानेंट होता है, ये टेम्पोररी परिवर्तन है।
और ये 2-3 घंटे तक ही परिवर्तित होकर रह सकता है, और उस 2-3 घंटे के बीच में हम लोग को अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना होता है। तो जो अमोनिया को यूरिया में बदलने का जो काम है वो कौन करता है? लीवर करता है। अब जो ब्रिक के बारे में, ब्रिक का इंग्लिश क्या हो जाएगा? किडनी। किडनी में क्या होता है? तो यूरिया या फिर पेशाब का उत्सर्जन होता है। हमारे शरीर से जो यूरिया या फिर पेशाब शरीर से बाहर निकलता है उसका उत्सर्जन कौन कराता है? ब्रिक कराता है। और यही हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। माने हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? ब्रिक है, ठीक है ना। तो अभी जब शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग ब्रिक है तो पहले हम लोग ब्रिक के बारे में ही थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं और ब्रिक समझते हैं। तो यहाँ आ गए हम लोग ब्रिक के बारे में। ब्रिक के बारे में समझने के लिए सबसे पहले ब्रिक का संरचना थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ब्रिक का संरचना देखने के लिए देखिए, ब्रिक में ऊपर अगर आप देखिएगा तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहता है, ग्लैंड मतलब थैली। तो किडनी के ऊपर जो थैली रहता है उसे हम लोग अधिवृत्त कहते हैं, चाहे एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड या फिर ग्लैंड बोलते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृत्त। किडनी कितने होते हैं? 2 होते हैं। किडनी से 2 पाइप निकलता है, दोनों किडनी से। इस पाइप को हिंदी में क्या बोलेंगे? मूत्रवाहिनी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूरेटर। और ये दोनों पाइप से मूत्र धीरे 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 एक ब्लैडर में इकट्ठा होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? मूत्राशय, इंग्लिश में उसे ब्लैडर बोलते हैं। और बाद में इकट्ठा होने के बाद यह मूत्र या यूरिन शरीर से पास आउट हो जाता है, जिस रास्ते से होता है उसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग या फिर यूरेथ्रा बोलते हैं। आइए यहाँ समझते हैं किडनी में क्या क्या था। ब्रिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी का एक और नाम क्या हो जाएगा? गुर्दा। किडनी का एक और नाम क्या हो जाएगा? गुर्दा। किडनी का एक और नाम गुर्दा। किडनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉरी, ब्रिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किडनी। इसका एक और नाम क्या हो जाएगा? गुर्दा। और हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी ही है। देखिए, ब्रिक को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, इसका एक और नाम गुर्दा हो जाता है। यह हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह रक्त को छानता है। कौन छानता है बाबू? किडनी। माने रक्त को छानने का काम जब कहेगा तो कौन करता है? किडनी। और शुद्धिकरण पूछेगा तो कौन करता है? फेफड़ा। मतलब कि छानना और शुद्धिकरण दोनों अलग अलग काम है। जब ब्लड का शुद्धिकरण का बात पूछा जाएगा तो ये कौन करता है? फेफड़ा। शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है? तो ब्लड में क्या मिलाना? ऑक्सीजन मिलाना। पेशाब का निर्माण कौन कराता है? किडनी कराता है। एसिड और बेस मतलब पीएच, एसिड और बेस को ही हम लोग पीएच बोलते हैं। पीएच से दिखाते हैं, जिसका पीएच कम होगा वो एसिड होगा, जिसका पीएच ज़्यादा होगा वो बेस होगा। तब एसिड और बेस को कौन नियंत्रित करता है? किडनी। जौहर को कौन निष्क्रिय करता है? किडनी। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2। इसका भार कितना होता है? 140 ग्राम। इसका इकाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किडनी का इकाई क्या होता है? यूनिट। माने किडनी जो बना है तो सबसे छोटा चीज, सबसे छोटा किस चीज से मिलकर किडनी बना है? तो इसका उत्तर क्या होगा? नेफ्रॉन या फिर वृकाणु। हमारा जो किडनी बना है उसका सबसे छोटा इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन या फिर वृकाणु। छोटा इकाई का मतलब आपको समझाई है। जैसे अगर एक घर है तो घर में अगर एक घर को अगर डिवाइड करेंगे तो रूम आ जाएगा, रूम को डिवाइड करेंगे तो दीवार आ जाएगा। एक दीवार का सबसे छोटा इकाई क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। तो अब छोटा इकाई एक रूम का, एक घर का सबसे छोटा इकाई ईंट हो गया। वैसे ही एक किडनी का सबसे छोटा इकाई क्या होगा? नेफ्रॉन होगा, जिसको हिंदी में वृकाणु बोलते हैं। अगर हम लोग ये पूछे कि मानव शरीर का सबसे छोटा इकाई कौन है? कोशिका। लेकिन हमारे किडनी का सबसे छोटा इकाई कौन है? नेफ्रॉन है या फिर वृकाणु है। एक इसमें और टॉपिक है छोटा सा कि यूरिन में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो यूरिन में जल होता है। जल की मात्रा यूरिन में कितना होता है बाबू? 95%, 95%। जल में यूरिया कितना होता है? 2%। जल में यूरिया कितना हुआ? 2%। और सॉरी, माने यूरिन में यूरिया कितना हुआ? 2%। और यूरिन में जल कितना हुआ? 95%। जो यूरिन होता है पेशाब, उसका पीएच कितना होता है? 4.8। और 4.8 इसका पीएच है, तो इसका स्वभाव कैसा हो जाएगा बाबू? अम्लीय। इसका पीएच 4.8 है, इसीलिए इसका स्वभाव हो गया अम्लीय। और जो ये पीलापन है वो यूरिन का पीलापन मतलब पेशाब का पीलापन किसके वजह से होता है? यूरोक्रोम के वजह से होता है।
और जो पेशाब में गंध होता है, जो बदबू होता है, वो किसके वजह से होता है? अमोनिया के वजह से। पेशाब में बदबू किसके वजह से होता है? अमोनिया के वजह से। ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी फिर से सुनिए कि पेशाब में जो बदबू अमोनिया की वजह से होता है, तो पेशाब में जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? और ये 2 से 3 घंटे तक ही रख सकता है। माने जो अमोनिया यूरिया में चेंज हुआ है, ये 2 से 3 घंटे तक ही यूरिया में रह सकता है। उसके बाद फिर ये क्या बदल जाएगा? अमोनिया। और बदबू कौन करता है? अमोनिया ही करता है। तो जब भी हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं कहीं भी, तो पास आउट करते टाइम में बदबू उसमें नहीं होता है। यूरिन पास आउट करने के 2-3 घंटे बाद वहाँ बदबू आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो यूरिन निकला है उसमें क्या था? यूरिया। और 2-3 घंटा बाद वो क्या हो गया? अमोनिया। इसीलिए वो 2-3 घंटा बाद बदबू करना शुरू कर दिया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? धन्यवाद।